हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड का नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने वाले हैं, जो कि है विस्कोसिटी। तो सबसे पहले हम उसका एक एग्जांपल देखेंगे। ओके, तो इस एग्जांपल में दिया हुआ है कि व्हेन वी पोअर वाटर फ्रॉम अ ग्लास इट फ्लोज फ्रीली एंड क्विकली। ओके, जब हम क्या करते हैं, हम वाटर क्या करते हैं, पोर करते हैं ग्लास से किसी सरफेस के ऊपर, तब क्या होता है, वो जो वाटर है वो फ्रीली और क्विकली स्प्रेड हो जाता है या फिर फ्लो होता है उस सरफेस के ऊपर। ओके, बट व्हेन वी पोर साइरप और हनी इट फ्लो स्लोली एंड स्टिक टू द कंटेनर। ओके, तो जब हम क्या करते हैं, कोई साइरप या फिर हनी लेते हैं और उसे पोर करते हैं किसी सरफेस के ऊपर या फिर किसी कंटेनर के अंदर, फ्लैट कंटेनर के अंदर, तो वो जो हनी या फिर साइरप होता है वो स्लोली फ्लो होता है उसके अंदर, और वो बहुत बार वो चिपक जाता है कंटेनर के सरफेस के साथ। ओके, द डिफरेंस इज ड्यू टू फ्लूइड फ्रिक्शन। अब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो है फ्लूइड फ्रिक्शन। अब फ्लूइड फ्रिक्शन क्या है, जो भी फ्लूइड के जो मॉलिक्यूल है और आपके कंटेनर के जो मॉलिक्यूल है उनके बीच में एक तरीके का फ्रिक्शन होता है। और फ्रिक्शन कुछ और न होते हुए यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के ऊपर निर्भर करता है। ओके, अगर आपके फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स के बीच में कोहेसिव फोर्स बहुत ज़्यादा है तो आपका फ्लूइड बहुत ही साइरप या हनी के जैसा स्टिकी होगा। ओके, अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम है तो वो वाटर के जैसा होगा। ओके, और अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है आपके फ्लूइड के मॉलिक्यूल और आपके कंटेनर के मॉलिक्यूल, इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स समझ लीजिए ज़्यादा है। दैट मीन्स अधेसिव फोर्स अगर थोड़ा ज़्यादा है तो वहाँ पे आपका जो फ्लूइड है उसका ज़्यादा फ्रिक्शन होगा उस कंटेनर के सरफेस के साथ। अगर अधेसिव फोर्स कम है दोनों के बीच का, ओके, तो दोनों के बीच का मीन्स आपके लिक्विड के मॉलिक्यूल और आपके कंटेनर के मॉलिक्यूल के बीच का अधेसिव फोर्स अगर कम है तो वहाँ पे फ्रिक्शन कम होगा। ओके, दैट इज फ्लूइड फ्रिक्शन इज लेस एट दैट टाइम। वाटर हैज़ अ लो विस्कोसिटी। ओके, मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ, वाटर के बीच के मॉलिक्यूल के बीच में जो भी कोहेसिव फोर्स होता है वो बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू साइरप एंड हनी। तो साइरप और हनी की विस्कोसिटी ज़्यादा है और वाटर की विस्कोसिटी कम। अब यहाँ पे हम जनरल डेफिनेशन देखेंगे सबसे पहले विस्कोसिटी की। जो भी हमने अभी एग्जांपल देखा उससे हम जो भी एग्जांपल देखा उससे हम एक डेफिनेशन बनाएंगे। ओके, जो कि हमारा कॉमन ऑब्जर्वेशन है उसके ऊपर बेस ये डेफिनेशन है, इसलिए मैंने इसे जनरल डेफिनेशन कहा है। द फ्रिक्शन विद इन द फ्लूइड एंड बिटवीन द फ्लूइड एंड इट्स सराउंडिंग, दिस प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड इज कॉल्ड एज विस्कोसिटी। जो भी फ्रिक्शन होता है फ्लूइड के बीच में, एक्चुअली फ्लूइड के मॉलिक्यूल के बीच में, ओके, अब जब मैं यहाँ पे फ्रिक्शन की बात करूँ आप समझ लीजिए कि दैट इज़ नथिंग बट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बीच के कारण मॉलिक्यूल के बीच के इंट्रैक्शन को हम यहाँ पे फ्रिक्शन कह रहे हैं। ओके, फिर से एक बार, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो भी होते हैं मॉलिक्यूल्स के बीच में, फ्लूइड हो जाए या फ्लूइड और कंटेनर के मॉलिक्यूल हो जाए, जो भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है उनके बीच में, उसके कारण वहाँ पे जो भी इंट्रैक्शन है उसके बीच का, उसको हम यहाँ पे फ्रिक्शन कह रहे हैं। ओके, तो जो फ्रिक्शन है फ्लूइड के अंदर भी होगा। ओके, और जो भी फ्रिक्शन है वो फ्लूइड का और उसके सराउंडिंग के मॉलिक्यूल के बीच में भी होगा, या फिर इसका मतलब फ्लूइड और सराउंडिंग के बीच में भी फ्रिक्शन होगा। और ये जो प्रॉपर्टी है फ्लूइड की, ओके, इसे हम विस्कोसिटी कहते हैं। दैट्स अ जनरल डेफिनेशन ऑफ विस्कोसिटी। हमें ये डेफिनेशन पेपर में नहीं लिखनी, हमें डेफिनेशन लिखनी है ये है फ्लूइड की विस्कोसिटी की डेफिनेशन। तो विस्कोसिटी क्या है? विस्कोसिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। विस्कोसिटी की प्रॉपर्टी आपको फ्लूइड में देखने को मिलेगी। ओके, और by virtue of which the relative motion between the different layer of a fluid experience a dragging force। ओके, सबसे अब इस डेफिनेशन को समझने से पहले हमें ड्रैगिंग फोर्स को समझना ज़रूरी है। तो ड्रैगिंग फोर्स क्या होता है? ड्रैगिंग फोर्स इज नथिंग बट अ रेजिस्टेंस फोर्स। हमारा जो ड्रैगिंग फोर्स है वो दूसरा कुछ नहीं होते हुए क्या है? रेजिस्टेंस फोर्स। इसे मैंने ब्लू बॉक्स में रखा है, देखिए
ड्रैगिंग फोर्स इज नथिंग बट द रेजिस्टेंस फोर्स एक्टिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। जो भी फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो भी रेजिस्टेंस का फोर्स लग रहा है उसे हम ड्रैगिंग फोर्स कहते हैं। तो क्या होता है, हमारा जो फ्लूइड है वो हम कंसिडर कर सकते हैं कि हमारा जो फ्लूइड है वो मॉलिक्यूल्स की छोटी छोटी लेयर्स से बना हुआ है। हम इसके पहले भी ये टर्म इस तरीके की कंडीशंस डिस्कस कर चुके हैं जब हमने लैमिनार फ्लो, स्ट्रीमलाइन फ्लो, ओके, या फिर टर्बुलेंट फ्लो के बारे में पढ़ा था। तो हमने कहा था कि फ्लूइड को हमने डिवाइड किया है लेयर्स के बीच में, ओके। तो यहाँ पे भी हम विस्कोसिटी को डिस्कस करते वक्त भी यही करने वाले हैं कि हम अपने फ्लूइड को देखेंगे लेयर्स के फॉर्म में, इन टर्म्स ऑफ लेयर्स ऑफ मॉलिक्यूल। जैसे फ्लूइड के ऊपर का सरफेस होता है, ओके, तो जस्ट लाइक दैट उस सरफेस को पैरेलल, सरफेस के जो ऊपर के मॉलिक्यूल है ऊपर की लेयर बनाएंगे, सरफेस के जस्ट नीचे के जो मॉलिक्यूल है वो उसके नीचे की लेयर बनाएंगे। तो देयर इज़ व्हाट, there is a friction in between these two layers, okay। तो viscosity is what is a property of fluid। viscosity क्या है, एक लिक्विड की प्रॉपर्टी है। by virtue of which का मतलब होगा कि इस प्रॉपर्टी के अनुसार जो भी रिलेटिव मोशन है, ओके, बिटवीन द लेयर्स ऑफ फ्लूइड एक्सपीरियंस ड्रैगिंग फोर्स। जो भी रिलेटिव मोशन है, रिलेटिव मोशन मीन्स जैसे कि ये दो लेयर है, ओके, तो हम इस पहली लेयर, ये समझ लीजिए पहली लेयर हो गई हमारी, ये दूसरी लेयर, ओके। तो हम पहली लेयर के हिसाब से दूसरी लेयर की वेलोसिटी डिटरमाइन करेंगे। तो ये हो गई रिलेटिव वेलोसिटी फर्स्ट लेयर की विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड लेयर। या फिर उल्टा भी कर सकते हैं कि समझ लीजिए कि हमारी सेकंड लेयर मोशन में है तो और हम फर्स्ट लेयर के हिसाब से इसकी वेलोसिटी निकाल रहे हैं, ओके। तो हम इसे कहेंगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ लेयर 2 विद रिस्पेक्ट टू लेयर 1। मोस्टली रिलेटिव वेलोसिटी को हम किस तरीके से निकालते हैं, जैसे कि इसका एग्जांपल मैं आपको दूंगा कुछ इस तरीके से। समझ लीजिए हम यहाँ 3 लोग कंसिडर कर रहे हैं, ओके। ये पहला व्यक्ति हो गया, ओके, ये दूसरा व्यक्ति हो गया, ओके, और एक तीसरा व्यक्ति हो गया, ओके। समझ लीजिए पहला व्यक्ति दौड़ रहा है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ओके, और दूसरा व्यक्ति दौड़ रहा है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ओके। और ये जो है हमारा, ये जो तीसरा व्यक्ति, इसकी वेलोसिटी है 0, ओके, किलोमीटर पर आवर, ओके। तो यहाँ पे ये पहला व्यक्ति, ये दूसरा, ओके, और ये तीसरा। तो तीसरा व्यक्ति जो 0 किलोमीटर आवर की रफ्तार से दौड़ रहा है मीन्स वो स्टेडी है। तो तीसरे व्यक्ति के हिसाब से पहले व्यक्ति की जो वेलोसिटी है वो रहेगी 50 किलोमीटर पर आवर। तो दोनों की वेलोसिटी का हम डिफरेंस ले, सारे एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं ये तीनों व्यक्ति। तो यहाँ पे अगर हम डिफरेंस लेंगे तो क्या होगा, तीसरे व्यक्ति के हिसाब से पहला व्यक्ति 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रहा है, ओके। और इसे कहेंगे हम रिलेटिव वेलोसिटी। और दूसरे व्यक्ति के हिसाब से अगर हम सोचें तो पहला व्यक्ति, इन दोनों वेलोसिटी का अगर डिफरेंस ले तो वो आता है 30, इन दोनों के वेलोसिटी का अगर डिफरेंस ले तो वो आता है 30। तो दूसरे व्यक्ति के हिसाब से पहला व्यक्ति 30 किलोमीटर आवर की स्पीड से दौड़ रहा है। तो ये होगी रिलेटिव वेलोसिटी। तो जो वेलोसिटी है इस थर्ड व्यक्ति के लिए पहले व्यक्ति की वेलोसिटी अलग है, दूसरे व्यक्ति के लिए पहले व्यक्ति की वेलोसिटी अलग है। तो यहाँ पे ऑब्जर्वर के हिसाब से वेलोसिटी बदल गई। तो इसे ही हम रिलेटिव वेलोसिटी कहते हैं, ओके, या फिर रिलेटिव मोशन कहते हैं, ओके। तो यहाँ पे जो भी रिलेटिव मोशन है, ओके, यहाँ पर रिलेटिव जो भी मोशन है, वो जो भी रिलेटिव मोशन होती है, द रिलेटिव मोशन बिटवीन द डिफरेंट लेयर ऑफ द फ्लूइड एक्सपीरियंस ड्रैगिंग फोर्स। तो जो भी मोशन होती है, रिलेटिव मोशन होती है इन लेयर्स के बीच की, वो क्या एक्सपीरियंस करती है, ओके, वो क्या एक्सपीरियंस करती है, ड्रैगिंग फोर्स एक्सपीरियंस करती है, जैसे कि उन लेयर्स को कोई रोक रहा हो, ओके। हम इस टॉपिक को और अच्छे से समझेंगे आगे डिटेल में, ओके। और ये जो ड्रैगिंग फोर्स है उसे हम विस्कस ड्रैग भी कहते हैं, ओके, या फिर विस्कस ड्रैग ही कहते हैं, ओके। ये बात ध्यान में रखिए कि इस ड्रैगिंग फोर्स को हम विस्कस ड्रैग भी कहते हैं। अब नेक्स्ट,
अब इस डायग्राम में हम क्या कर रहे हैं कि हमने अपने फ्लूइड को कंसिडर किया, तो फ्लूइड के सबसे नीचे की जो लेयर है वो होगी स्टेशनरी लेयर, इसे हम स्टेशनरी लेयर कहेंगे। ओके, अब जो बाकी की जो लेयर है आप देख सकते हैं कि ये बाकी की लेयर अलग अलग पोजीशंस के ऊपर है। तो ये जो v वेलोसिटी है, देखिए इस एक्सिस पर मैंने पोजीशन प्लॉट की है लेयर्स की, ये अलग अलग एरो अलग अलग लेयर्स ऑफ द फ्लूइड को इंडिकेट कर रहे हैं, फ्लूइड की अलग अलग लेयर को इंडिकेट कर रहे हैं ये अलग अलग लाइंस। तो ये x जो है ये इनकी पोजीशन बताए, जैसे कि वो लेयर जो v वेलोसिटी से मूव हो रही है। ओके, वेलोसिटी मैंने प्लॉट किया है इस एक्सिस के ऊपर, x एक्सिस के ऊपर, और y एक्सिस के ऊपर मैंने पोजीशन प्लॉट की है। तो जो भी हमारा लेयर है फ्लूइड की जो v वेलोसिटी से आगे बढ़ रही है उसकी पोजीशन है x। जो लेयर v माइनस डी वी से आगे बढ़ रही है, डी वी दैट मीन्स स्मॉल इंक्रीमेंट। ओके, स्मॉल इंक्रीमेंट, और ये छोटी सी वेलोसिटी है जिस जो भी अगर इन दो वेलोसिटी के बीच का डिफरेंस लिया जाए तो वो डी वी आएगा। ओके, तो डी वी से वो कम है और ऊपर की लेयर देखें तो डी वी से वो ज़्यादा है। तो यहाँ पे इनकी पोजीशन भी उनके हिसाब से दी गई है। जैसे v माइनस डी वी वाली जो लेयर है, जो वो लेयर जो v माइनस डी वी इस वेलोसिटी से आगे बढ़ रही है उसकी पोजीशन है x माइनस डी एक्स। सिमिलरली v प्लस डी वी वेलोसिटी से आगे बढ़ने वाली लेयर की जो पोजीशन है वो है x प्लस डी एक्स। ओके, तो तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो लेयर्स है वो अलग अलग वेलोसिटी से आगे बढ़ रही हैं। ओके, तो अगर यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि अगर मैं इस लेयर के हिसाब से, ये जो लेयर है हमारी v वाली, जो ये लेयर जो v वेलोसिटी से आगे बढ़ रही है उसके हिसाब से आप ऊपर की अगर लेयर की अगर वेलोसिटी देखोगे तो दोनों का सब्सट्रैक्शन कीजिए तो आपको समझ में आएगी ऊपर की लेयर dv वेलोसिटी से आगे बढ़ रही है। ओके, विथ रिस्पेक्ट टू ये लेयर जो v वेलोसिटी से आगे बढ़ रही है। नीचे की जो लेयर है वो dv इतनी वेलोसिटी, इतनी कम वेलोसिटी से पीछे है। ओके, विथ रिस्पेक्ट टू हमारी ये लेयर जो v वेलोसिटी से आगे बढ़ रही है। ओके, तो जो अलग अलग लेयर है फ्लूइड की वो अलग अलग वेलोसिटी के साथ आगे बढ़ती है। ओके, एंड देयर इज अ कांस्टेंट डिफरेंस इन बिटवीन देयर वेलोसिटीज। ओके, in a liquid the viscous drag is due to the short ranging molecular cohesive forces, and in gases it is due to the collision between the fast moving molecule। अब फ्लूइड में गैस भी आती है और हमारा लिक्विड भी आता है। ओके, तो लिक्विड में क्या होता है, जो भी विस्कस ड्रैग होता है वो होता है शॉर्ट रेंजिंग मॉलिकुलर फोर्स कोहेसिव फोर्स के कारण। तो जो दो लेयर है हमारी, यहाँ पे जो दो लेयर है हमारी, ओके, ये पहली लेयर है, दूसरी लेयर, ये भी वाटर मॉलिक्यूल, ये भी लिक्विड के मॉलिक्यूल से बनी है, ये भी लिक्विड के मॉलिक्यूल से बनी है। तो इन और ये मॉलिक्यूल सेम होने के कारण इनके बीच में होता है कोहेसिव फोर्स। तो उसके कारण क्या होता है, इनके कोहेसिव फोर्स के कारण ऊपर की लेयर को नीचे की लेयर आगे बढ़ने नहीं देती, उसके ऊपर वो अपोजिशन का फोर्स लगाती है। ओके, तो ये होता है फ्लूइड में कोहेसिव फोर्स के कारण एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर ड्रैगिंग का फोर्स एक्सर्ट करती है। लेकिन इन केस ऑफ गैस मॉलिक्यूल क्या होता है, गैस मॉलिक्यूल में जो भी गैस मॉलिक्यूल होते हैं, ओके, वो बहुत स्पीडली मूव करते हैं। ओके, और वो एक दूसरे के साथ कोलाइड होते हैं। तो कोलाइड होने के कारण वहाँ पे ड्रैग का फोर्स प्रोड्यूस होता है इन केस ऑफ गैस। ओके, इन केस ऑफ गैसेस। ओके, in both the liquid and gases, as long as the relative velocity between the layer is small, the viscous drag is proportional to relative velocity। ओके, यहाँ पे अब महत्वपूर्ण चीज़ दी हुई है कि जो भी हमारे लिक्विड और गैसेस है वहाँ पे क्या होता है कि जो जब तक रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन द लेयर्स क्या रहेगी, कम रहेगी, जो भी विस्कस ड्रैग है हमारा वो प्रोपोर्शनल रहेगा हमारा रिलेटिव वेलोसिटी को। फिर से एक बार सुनिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि लिक्विड और गैसेस में जब तक हमारी रिलेटिव वेलोसिटी जो है लेयर्स के बीच की वो स्मॉल रहेगी तब तक, ओके, या फिर उतने इंटरवल में हमारा जो भी विस्कस ड्रैग है वो प्रोपोर्शनल रहेगा रिलेटिव वेलोसिटी को। तो विस्कस वेलोसिटी विस्कस ड्रैग बढ़ेगा अगर रिलेटिव वेलोसिटी बढ़ती है। ओके, however in turbulent flow the viscous drag increase rapidly, okay, is not proportional to relative velocity but proportional to the higher power of relative velocity। टर्बुलेंट फ्लो के बारे में हम देख चुके हैं। टर्बुलेंट फ्लो में क्या होता है, लिक्विड की एक लेयर से मॉलिक्यूल दूसरे लेयर में मूव होते हैं और वहाँ पे एडीज जैसा बनाते हैं वो। ओके, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो भी विस्कस ड्रैग होता है वो काफ़ी फास्ट बढ़ जाता है। ओके, काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है,
फास्ट इन द सेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। ओके, क्यों? क्योंकि टर्बुलेंट फ्लो में आपको पता है कि वहाँ फ्रिक्शन तो होगा ही लेयर्स के बीच का, ओके, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, पर एक लेयर से दूसरे लेयर में मॉलिक्यूल जाने के कारण वहाँ पर जो भी आपकी लेयर है वो वहाँ पे क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ मोमेंटम होगा, ओके, दो लेयर के बीच में, क्योंकि एक लेयर से मॉलिक्यूल दूसरे लेयर में जा रहा है, तो मास हर मॉलिक्यूल के पास खुद का मास होगा और वेलोसिटी होगी। तो अगर एक मॉलिक्यूल एक लेयर से दूसरे लेयर में जाएगा तो वहाँ पे मोमेंटम का कन्वर्जन, मोमेंटम का ट्रांसफ़र होगा, जिसके कारण आपकी जो लेयर है वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगी, और वो फोर्स दूसरा ना फोर्स ना होते हुए आपका ड्रैग फोर्स रहेगा। ओके, इज़ नॉन प्रोपोर्शनल टू द रिलेटिव वेलोसिटी। ओके, वो प्रोपोर्शनल नहीं होती रिलेटिव वेलोसिटी, ओके, बट वो प्रोपोर्शनल होती है कहाँ पर, हाइयर पावर ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी को, हाइयर पावर ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी को। ओके, तो नेक्स्ट देखेंगे हम वेलोसिटी ग्रेडियंट के बारे में। वेलोसिटी ग्रेडियंट की डेफिनेशन इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे जो भी डेफिनेशन इम्पॉर्टेंट है उसे मैंने रेड बॉक्स के अंदर रखा हुआ है। ओके, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या है, मैं ग्रेडियंट के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ, प्रेशर ग्रेडियंट के बारे में भी बता चुका हूँ। तो प्रेशर ग्रेडियंट मीन्स व्हाट, ग्रेडियंट मीन्स व्हाट, ग्रेडियंट के बारे में मैंने आपको बताया कि अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी पोजीशन के हिसाब से चेंज हो रही है, अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी पोजीशन के हिसाब से चेंज हो रही है तो हम उसे वहाँ पे ग्रेडियंट कहते हैं। ओके, तो अगर समझ लीजिए rate of change of velocity with distance dx measured from the stationary layer is called as velocity gradient dv by dx। तो अगर समझ लीजिए कि ये हो गई आपकी एक मिनट, ये हो गई लेयर आपकी। ओके, तो ये x1 पोजीशन, ये हो गई पोजीशन समझ लीजिए x1, ये x2, यहाँ पे वेलोसिटी आपकी लेयर की v1, यहाँ पे v2। तो बस इससे आपका फॉर्मूला बनेगा, बस डिफरेंस ही लेना है, v2 माइनस वी1, या फिर v2 माइनस वी1, या फिर v1 माइनस वी2, सो वो आएगा dv। ओके, और चेंज इन पोजीशन दैट इज़ नथिंग बट dx, दैट इज़ नथिंग बट x2 माइनस x1। तो ये हो गया हमारा वेलोसिटी ग्रेडियंट। और यहाँ पे जो भी हम वेलोसिटी मेज़र करते हैं वो मेज़र करते हैं हमारी स्टेशनरी लेयर के हिसाब से। तो वेलोसिटी कहाँ से गिनेंगे हम, जीरो से ही गिनेंगे ना। ओके, और ज़ीरो से गिनेंगे तो किसकी वेलोसिटी हम ज़ीरो कंसिडर करते हैं, हमारे लिक्विड के अंदर की जो स्टेशनरी लेयर, जैसे यहाँ पे देखिए ये सारी लेयर हो गई, ये हो गई हमारी स्टेशनरी लेयर, जो सबसे नीचे की जो लेयर है उसे हम स्टेशनरी लेयर कहते हैं यहाँ पे। तो ये हो गया वेलोसिटी ग्रेडियंट के बारे में। अब नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हम हमारा। ओके, एक नोट है यहाँ पर छोटी सी, वो देख लेते हैं। ओके, देयर इज़ नो ड्रैगिंग फोर्स। ओके, ये नोट बहुत काम की है, हम इसके पहले आइडियल फ्लूइड के बारे में पढ़ चुके हैं। ओके, तो आइडियल फ्लूइड को हमने बोला था कि ऐसा फ्लूइड जिसमें विस्कोसिटी नहीं होती। ओके, दैट फ्लूइड इज़ नॉट विस्कस। तो अगर वहाँ पे विस्कोसिटी नहीं है मतलब वहाँ पे ड्रैगिंग फोर्स भी नहीं होगा। ओके, तो देयर इज़ नो ड्रैगिंग फोर्स इन अ नॉन विस्कस फ्लो। तो जो भी नॉन विस्कस फ्लो होते हैं, ओके, वहाँ पे ड्रैगिंग फोर्स नहीं होता, और वहाँ पे सारी की सारी लेयर सेम वेलोसिटी से आगे बढ़ती है। ओके, तो विस्कोसिटी ऐसे फ्लूइड की क्या होती है, ज़ीरो। तो अगर आप आइडियल फ्लूइड कंसिडर करें तो आइडियल फ्लूइड की जो भी लेयर्स होती हैं, ओके, उनके बीच में फ्रिक्शन नहीं होता। फ्रिक्शन नहीं होता मीन्स आइडियल फ्लूइड की प्रॉपर्टी है कि वो विस्कस नहीं होता। विस्कस नहीं होता इन द सेंस उसके बीच में जितनी भी लेयर है उसके बीच में फ्रिक्शन नहीं होता। ओके, तो ये डायग्राम उसी के बारे में दिखा रही है आपको कि डिफरेंट लेयर फ्लोज विद अ सेम वेलोसिटी। जो भी अलग अलग लेयर है वो सारी एक ही वेलोसिटी से आगे बढ़ रही है नॉन विस्कस फ्लो में। तो हमें पता हुआ एक ही नॉन विस्कस लिक्विड अब तक हमने देखा है, जो कि है लिक्विड हेलियम। तो लिक्विड हेलियम, मोस्टली हेलियम गैसियस फॉर्म में होता है, लेकिन जब हम उसे कूल करते हैं अप टू 2 केल्विन, और 2 केल्विन का मतलब हुआ लगभग -271 डिग्री सेल्सियस तक। ओके, -271 डिग्री सेल्सियस तक जब आप हेलियम को कूल करते हो तो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो उस टाइम हेलियम बिहेव करता है किसी नॉन विस्कस फ्लूइड के जैसा। ओके, दैट्स अ प्रैक्टिकल एग्जांपल, ओके, ऑफ व्हाट
नॉन विस्कस फ्लो, ओके, और नॉन विस्कस फ्लूइड। तो ये कंडीशन लैब में कंसिडर क्रिएट करनी पड़ती है, ओके, दैट इज़ नॉट नेचुरली ऑकरिंग कंडीशन, ओके। और जो भी हमारा विस्कस फ्लूइड होता है या फिर विस्कस फ्लो होता है, उसके बीच में क्या होता है, हमारी हर जो भी लेयर्स है वो अलग अलग वेलोसिटी के साथ आगे बढ़ती है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है डिफरेंट लेयर्स फ्लो विद अ डिफरेंट वेलोसिटी इन केस ऑफ नॉन विस्कस फ्लो। द सेंटर लेयर फ्लो विद द फास्टेस्ट, जो भी बीच की जो लेयर होती है वो फास्टेस्ट, सबसे फास्टेस्ट होती है, और जो भी अदर लेयर्स होती है वो स्लो स्लो होती जाती है, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस लिक्विड में ये जो बीच की लेयर है उसकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा है, ज़्यादा लंबा एरो मीन्स ज़्यादा वेलोसिटी, और ऊपर की तरफ देखेंगे तो ऊपर की लेयर की वेलोसिटी कम कम होते जा रही है, नीचे की लेयर की भी वेलोसिटी कम कम होते जा रही है, ओके। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ओके। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के बारे में देखेंगे हम। सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी, ओके, तो जो भी न्यूटन का लॉ है विस्कोसिटी का, जिसके ऊपर हम कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इस फिजिकल क्वांटिटी को क्या करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे। तो न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी के कारण क्या होता है, फॉर स्ट्रीमलाइन फ्लो के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ओके, जो कि विस्कस है, ओके, दैट इज नथिंग दैट अ विस्कस, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा, लेयर के बीच में फ्रिक्शन होगा, लेयर के मॉलिक्यूल एक लेयर से दूसरे मॉलिक्यूल में नहीं जाएंगे। अगर मॉलिक्यूल एक लेयर से दूसरे लेयर में जा रहा है दैट विल बी द टर्बुलेंट फ्लो। यहाँ पे जो फ्लो है वो स्ट्रीमलाइन फ्लो है, तो बस जो भी हमारी लेयर है उनके बीच में फ्रिक्शन होगा, ओके। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी फॉर स्ट्रीमलाइन फ्लो, विस्कस फोर्स F acting on a one layer or any layer is directly proportional to the area of the layer, okay, and velocity gradient तो जो भी न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी के हिसाब से जो भी हमारी स्ट्रीमलाइन फ्लो है, ओके, हमारे फ्लूइड का, उसमें क्या होता है कि जो भी विस्कस फोर्स उसके ऊपर एक्ट होता है हमारे उस फ्लूइड के ऊपर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता, ओके। जो भी विस्कस फोर्स एक्ट हो रहा है किसी भी लेयर के ऊपर, ओके, किसी भी लेयर के ऊपर, कोई भी लेयर आप ले सकते हैं, तो उस लेयर के ऊपर एक्ट होने वाला विस्कस फोर्स प्रोपोर्शनल रहता है उस लेयर के एरिया को। जितना बड़ा एरिया रहेगा हमारी लेयर का, उतना ज़्यादा वहाँ पर विस्कस फोर्स या फिर फ्लूइड के बीच में फ्रिक्शन होगा, ओके, दैट मीन्स विस्कस फोर्स इज मोर, और वो डायरेक्टली, और वही फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है वेलोसिटी ग्रेडियंट को, ओके, कि आपकी वेलोसिटी, आपके लेयर की जो वेलोसिटी है वो किस तरीके से बदलती है विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, ओके, दैट इज नथिंग बट वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो जो हमारा विस्कस फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है वेलोसिटी ग्रेडियंट को, ओके। तो इसको हम कलेक्टिवली लिखेंगे डायरेक्ट, तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, दैट इज नथिंग बट एरिया ऑफ लेयर, और यहाँ पे रहेगा वेलोसिटी ग्रेडियंट हमारी लेयर का। अब यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनली साइन को हटाएं तो यहाँ पे आएगा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट है ईटा, ओके, इसे कहेंगे हम ईटा। तो ईटा यहाँ पे क्या है, ईटा है यहाँ पर हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, या फिर हम उसे कहेंगे कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, ओके। तो ईटा है यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ अ लिक्विड। अब इस फॉर्मूले को, इक्वेशन 1 को हम रीअरेंज करेंगे तो हमें ईटा का फॉर्मूला मिलेगा, दैट इज नथिंग बट कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ अ लिक्विड। तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ अ लिक्विड इज इक्वल्स टू क्या आएगा, F अपॉन A, ओके, इन ब्रैकेट dV बाय dx, ओके। तो अब इस फॉर्मूले से हमें डिस्क्राइब करना है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को। तो देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, that the coefficient of viscosity can be defined as viscous force per unit area, okay, viscous force divided by area, 1 upon area, that is per unit area। तो viscous force per unit area per unit velocity gradient, और 1 upon velocity gradient क्या होगा, per unit velocity gradient। so what is coefficient of viscosity? Coefficient of viscosity is nothing but it is the viscous force per unit area per unit velocity gradient। इसकी डेफिनेशन आपको ध्यान में रखनी है, ओके। अब जो ऐसा यूनिट आता है हमारे विस्कोसिटी का वो है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। अब इसको डिराइव कर सकते हैं, फोर्स का यूनिट है न्यूटन, एरिया का यूनिट है मीटर, ओके। तो यहाँ आएगा न्यूटन डिवाइडेड बाय मीटर, ओके। और यहाँ पे वेलोसिटी का जो यूनिट है वो है मीटर पर सेकंड,
और डिवाइडेड बाय यहाँ पे dx, दैट इज बट उसे हम क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे हम डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे आएगा मीटर स्क्वायर, हमारा एरिया का यूनिट है मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे ये m कैंसिल हो जाएगा, जो हमारा s है यहाँ पर दैट इज मीटर पर सेकंड में जो सेकंड है वो जाएगा ऊपर की तरफ, और हमें यूनिट मिला न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। तो ये यूनिट है हमारे क्या, हमारे कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का। और CGS यूनिट आएगा डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसी को हम कहते हैं पॉइस। ओके, इसी यूनिट को हम कहते हैं पॉइस। ओके, तो इसके बारे में पूछा जा सकता है आपको कि CGS यूनिट पॉइस का मतलब क्या होता है। पॉइस का मतलब होता है डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे एक छोटी सी नोट दी गई है, A is a expression A in this expression is not a cross sectional area। यहाँ पे ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि हम पहले से ही डिस्कस करते हैं कि A यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया नहीं है। ओके, दैट एरिया इज व्हाट, देयर इज नथिंग बट एरिया ऑफ लेयर। ये है एरिया ऑफ द लेयर। ओके, कौन सी लेयर, जो आपके फ्लूइड की लेयर, जो कि एक दूसरे को, जो कि दूसरी लेयर्स जो है आपके फ्लूइड की उसको पैरेलल रहेगी, और उनकी जो डायरेक्शन रहेगी मोशन की वो रहेगी डायरेक्शन ऑफ फ्लो की डायरेक्शन में। ओके, सो दैट इज अबाउट कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे जो माइक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ विस्कोसिटी, माइक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ विस्कोसिटी। ओके, अब माइक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ विस्कोसिटी को समझने के लिए सबसे पहले तो हम इस जो भी विस्कोसिटी का जो एग्जिस्टेंस है किसी भी फ्लूइड में, वो क्यों होता है, दैट इज़ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं थोड़ा सा इसके बारे में, कि वहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं हमारे मॉलिक्यूल के बीच में। ओके, तो मॉलिक्यूलर लेवल तक झांक के, किसी फ्लूइड में मॉलिक्यूलर लेवल तक झांक के हम पता कर सकते हैं कि उस फ्लूइड में विस्कोसिटी क्यों है। ओके, तो यहाँ पे हमने एक डायग्राम कंसिडर किया, तो यहाँ पे आपको देखेगी वाई प्लेट और एक्स प्लेट। ओके, वाई प्लेट और एक्स प्लेट, ये फ्लूइड की लेयर है, वाई और एक्स ये फ्लूइड की लेयर है। ओके, तो ये लैमिनार फ्लो के बारे में बात कर रहे हैं हम, जिसमें कि फ्लूइड की जो लेयर्स होती हैं वो एक दूसरे को पैरेलल होती हैं, और उसके हिसाब से वो फ्लो होती है। तो यहाँ पे क्या कंसिडर किया है हमने, कंसिडर लैमिनार फ्लो बिटवीन एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई के बीच में हमने लैमिनार फ्लो कंसिडर किया है एज शोन इन फिगर। ओके, तो प्लेट एक्स इज स्टेशनरी, आपकी जो प्लेट एक्स है वो है स्टेशनरी, और आपकी जो प्लेट वाई है, प्लेट वाई मूव विथ वेलोसिटी v नॉट। आपकी जो प्लेट वाई है वो मूव हो रही है विथ वेलोसिटी v नॉट। ओके, और कुछ इंटरमीडिएट लेयर, इनके बीच की लेयर, वाई और एक्स के प्लेट जो है उसके बीच की कुछ लेयर ले रहे हैं हम ए बी सी। ओके, जो कि मूव हो रही है, उसमें से बी प्लेट मूव हो रही है वी वेलोसिटी के साथ, ये ए मूव हो रही है वी माइनस डी एक्स डी वी, और सी जो प्लेट है वो छोटी सी जो कि लेयर है वो मूव हो रही है वी प्लस डी वी इस वेलोसिटी के साथ। ओके, अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे कंसिडर टू एडजेसेंट लेयर। अब लेयर बी और सी को हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे। द मीन वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल इन द लेयर बी इज वी। जो भी मॉलिक्यूल है हमारी लेयर बी के अंदर, उन सब की मीन वेलोसिटी इन द सेंस हमारी जो लेयर बी है वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल से ही बनी होगी फ्लूइड के, तो उन सब की कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। ओके, जैसे पहले की बोल दीजिए v1, किसी एक की होगी v2, ऐसे का समझिए। अगर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है तो जो वेलोसिटी होगी, जो n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की वेलोसिटी होगी vn। अब उन सब की एडिशन कीजिए, सारे की सारी वेलोसिटीज को डिवाइड कीजिए n से, तो आपको मिलेगी उस लेयर में मौजूद मॉलिक्यूल की मीन वेलोसिटी। तो जो भी मीन वेलोसिटी रहेगी मॉलिक्यूल्स की, उसी वेलोसिटी के साथ आपकी ये जो लेयर है बी लेयर, ये मूव करेगी। तो यहाँ पे दिया हुआ है द मीन वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल इन लेयर बी इज v, और जो भी एंड द मॉलिक्यूल इन लेयर सी हैविंग ग्रेटर
स्लाइटली ग्रेटर मीन वेलोसिटी v प्लस डी वी, और जो भी हमारी लेयर सी है उसमें जो मॉलिक्यूल्स है उनकी मीन वेलोसिटी है v प्लस डी वी, जो कि थोड़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मीन वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल इन लेयर बी। अब यहाँ पे मीन वेलोसिटी का मतलब मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ओके, द वेलोसिटी ऑफ अ फ्लूइड इज इक्वल्स टू मीन वेलोसिटी, ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है, ऑफ मॉलिक्यूल कंटेन इन द लेयर। जो भी मीन वेलोसिटी रहेगी आपके मॉलिक्यूल्स की इन इस लेयर के में, ये जो आपकी लेयर है, ओके, ये जो भी आपकी लेयर है फ्लूइड की, इस ये लेयर में जितने भी मॉलिक्यूल है आपके, उन सब मॉलिक्यूल की वेलोसिटी की जो भी आप मीन निकालेंगे, तो वो जो वेलोसिटी रहेगी उन मॉलिक्यूल्स की मीन वेलोसिटी जो रहेगी इस लेयर के मॉलिक्यूल्स की, वही वेलोसिटी रहेगी आपके इस लेयर की। ओके, तो समझ लीजिए मीन वेलोसिटी है v उन सारे मॉलिक्यूल्स की, ओके, जो भी इस लेयर में है, तो आपकी जो लेयर की जो वेलोसिटी रहेगी वो भी रहेगी v। नेक्स्ट पॉइंट, ईच मॉलिक्यूल possess a random velocity whose magnitude is usually larger than that of मीन वेलोसिटी। तो जो भी मॉलिक्यूल्स है आपके, कोई भी लेयर ले लीजिए, तो जो भी मॉलिक्यूल है आपके इन लेयर्स में, रैंडमली कोई भी मॉलिक्यूल लीजिए, तो उन मॉलिक्यूल की जो भी रैंडम वेलोसिटी होगी, रैंडम वेलोसिटी मीन्स वी आर चूजिंग द मॉलिक्यूल रैंडमली, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट्स वेलोसिटी एज अ रैंडम वेलोसिटी। तो जो भी मॉलिक्यूल की जो भी वेलोसिटी रहेगी, ओके, वो मोस्ट ऑफ द टाइम, ओके, ज़्यादा ही रहेगी आपकी मीन वेलोसिटी से। जो भी आपकी लेयर की जो भी आपके मॉलिक्यूल्स की मीन वेलोसिटी या फिर लेयर की वेलोसिटी है मीन वेलोसिटी, ओके, उससे आपके मॉलिक्यूल्स की जो वेलोसिटी है वो थोड़ी ज़्यादा ही रहेगी। एज अ रिजल्ट मॉलिक्यूलर कंटिन्यूली ट्रांसफॉर्म इन लार्ज नंबर बिटवीन द टू लेयर। अब इसके कारण क्या होता है कि जो भी मॉलिक्यूल्स है उनकी जो भी मॉलिक्यूल्स है आपके किसी भी लेयर में, कोई भी लेयर लीजिए, तो जो भी मॉलिक्यूल है आपके उनकी जो भी वेलोसिटी है वो मीन वेलोसिटी से ज़्यादा है। तो इसके कारण क्या होता है कि जो भी आपके मॉलिक्यूल है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में एक लेयर से दूसरे लेयर में ट्रांसफ़र होते रहते हैं। ओके, तो हम कुछ किस एक तरीके से थोड़े टर्बुलेंट फ्लो की ही बात कर रहे हैं। ओके, आगे देखिए, on the average molecule passing from layer C to layer B will be moving too fast for the new layer by the amount dV, okay, and will slow down as a result of collision with a molecule in layer B। अब क्या बोला इन्होंने कि समझ लीजिए कि आपकी सी लेयर के मॉलिक्यूल जो भी हैं उनकी जो मीन वेलोसिटी है वो है v प्लस डी वी। समझ लीजिए कोई भी मॉलिक्यूल लीजिए, अगर आपके सी लेयर के मॉलिक्यूल, ओके, तो यहाँ पे हम थोड़ा ड्रॉ करके करेंगे इसको। ओके, ये हो गई समझ लीजिए आपकी लेयर सी। ओके, ये समझ लीजिए आपकी लेयर हो गई सी। ओके, और इसके नीचे हमारी लेयर है बी। ओके, लेयर हो गई बी। तो यहाँ पे इस लेयर के जो भी मॉलिक्यूल है बी लेयर की उनकी मीन वेलोसिटी है v, और जो ऊपर वाले हैं उनकी जो सी लेयर है उसके मॉलिक्यूल की जो भी मीन वेलोसिटी है वो है v प्लस डी वी। तो डी वी से जो वेलोसिटी है जो आपकी सी लेयर के जो मॉलिक्यूल है उनकी वेलोसिटी डी वी से ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन लेयर बी। तो अगर समझ लीजिए कि सी लेयर से मॉलिक्यूल जा रहे हैं बी लेयर में, तो इनकी वेलोसिटी तो वी डी वी से ज़्यादा है, तो क्या होगा, अगर आप तेज़ चल रहे हैं और आपके आगे का स्लो चल रहा है तो उनके बीच में क्या होगा, उनके बीच में कोलिजन होगा। ओके, तो अगर ये जो मॉलिक्यूल जो डी वी इतनी फास्ट डी वी से फास्ट है एज़ कम्पेयर टू मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन बी, तो जब मॉलिक्यूल सी से बी में जाएंगे तो ये मॉलिक्यूल कोलाइड होंगे उन मॉलिक्यूल के साथ जो कि प्रेजेंट है लेयर बी में। ओके, और जिसके कारण वो स्लो हो जाएंगे। ओके, द रिजल्ट इज द ट्रांसफर। ओके, द रिजल्ट, फोर्थ पॉइंट देखिए, द रिजल्ट इज द ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम फ्रॉम फास्टर मूविंग लेयर सी टू नेबरर स्लोअर मूविंग लेयर सच एज बी, दस इवेंचुअली टू प्लेट एक्स। तो क्या बोला है उन्होंने कि जब आपके जो मॉलिक्यूल सी से बी में गए तो क्या होगा, यहाँ से मॉलिक्यूल गए इन द सेंस मॉलिक्यूल को होता है मास, उनकी होती है वेलोसिटी, तो ये हो गया मोमेंटम। तो क्या होगा कि जो भी मोमेंटम है सी लेयर से ट्रांसफ़र होगा बी में। ओके, अब
अब इसको कंटिन्यू रखते हैं, तो बी के नीचे के जो मॉलिक्यूल है ए लेयर में, जो भी मॉलिक्यूल है हमारे, जो भी हमारी लेयर ए है, उसकी वेलोसिटी तो और dv से कम है एज कम्पेयर टू बी। तो क्या होगा, कंटिन्यूअस मोमेंटम ट्रांसफर होते जाएगा आपकी प्लेट x तक, जो कि आपकी स्टेशनरी प्लेट है x, उस प्लेट तक कंटिन्यूअसली मोमेंटम क्या होते जाएगा, ट्रांसफर होते जाएगा। अगर ये इसी तरीके से चल जाए तो बी से मॉलिक्यूल सी से जाएंगे बी में, बी से जाएंगे ए में, फिर इस तरीके से वो नीचे नीचे जाते हैं तक एक्स प्लेट तक पहुंचेंगे। तो जो भी मोमेंटम ट्रांसफर होगा वो एक्स प्लेट तक होगा। ओके, बिकॉज द ओरिजिनल सोर्स ऑफ दिस ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम इज प्लेट वाई, द ओवरऑल रिजल्ट ऑफ द ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम फ्रॉम प्लेट वाई टू एक्स। अब देखिए प्लेट सी के ऊपर प्रेजेंट है प्लेट वाई, तो y की जो वेलोसिटी c से ज़्यादा ही होगी, तो हम कुछ इस तरीके से कहेंगे c ने प्लेट, जो भी आपकी प्लेट y है उसने मूवमेंट ट्रांसफ़र किया c में, c ने ट्रांसफ़र किया b में, b ने ट्रांसफ़र किया a में, और a ने ट्रांसफ़र किया प्लेट x में। तो इवेंचुअली आप बोल सकते हैं कि लेयर y से मोमेंटम ट्रांसफ़र हो रहा है लेयर x में, या फिर प्लेट y से मोमेंटम ट्रांसफ़र हो रहा है प्लेट x में। ओके, ये हो गया हमारा पांचवा पॉइंट। ओके, 6th पॉइंट देखते हैं। इफ देयर इज अ नो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड, द मोमेंटम ट्रांसफर विल बी रिड्यूस स्पीड ऑफ द प्लेट y एंड 0 विथ रिस्पेक्ट टू प्लेट x। अब बाहर से हम किसी भी तरीके का फोर्स नहीं लगाएंगे इस फ्लूइड के ऊपर, तो क्या होगा, हमारी y कंटिन्यूसली मोमेंटम ट्रांसफर करते जाएगी प्लेट x तक, और कुछ देर बाद क्या होगा, हमारा जो फ्लूइड, हमारी जो ये जो प्लेट है या प्लेन है y, और ये बाकी की जो लेयर कंटिन्यूस मोमेंटम ट्रांसफ़र करने के कारण थोड़ी देर में उनकी वेलोसिटी स्लो हो जाएगी और वो रुक जाएगी। ओके ओके, तो आपकी जो भी वेलोसिटी है आपकी प्लेट v की, वो हो जाएगी 0 0 विथ रिस्पेक्ट टू प्लेट x, क्योंकि मोमेंटम कंटिन्यूस ट्रांसफर हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, द रिडक्शन इन वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल इन द डायरेक्शन ऑफ लैमिनार फ्लो इज ड्यू टू द फैक्ट दैट देयर इज अ डायरेक्शन आफ्टर कोलिजन इज रैंडम। ओके, तो ये क्यों हो रहा है, ये जो रिडक्शन हो रही है वेलोसिटी आपके मॉलिक्यूल्स की, ओके, इन द डायरेक्शन ऑफ लैमिनार फ्लो, जो भी प्लेन, जो भी आपकी लैमिनार फ्लो, ओके, जो भी लैमिनार फ्लो हो रहा है यहाँ पर, ओके, आपकी फ्लूइड का, ओके, तो उसकी वेलोसिटी क्यों रुक रही है, ओके, देयर इज अ रिडक्शन बिटवीन द वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू द कोलिजन, ओके, ड्यू टू द डायरेक्शन ऑफ कोलिजन इज रैंडम। तो क्या होगा, यहाँ से जो भी मॉलिक्यूल यहाँ जाएंगे वो कोलाइड हो रहे हैं, एक लेयर से दूसरे लेयर में जाने वाले मॉलिक्यूल उस लेयर के मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड हो रहे हैं वहाँ पर, ठीक है। तो उसके कारण क्या होगा, ट्रांसफ़र ऑफ मोमेंटम हो रहा है, और आपका जो भी फ्लूइड है, ओके, वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। अब यहाँ आगे देखिए क्या दिया हुआ है, रिडक्शन इन द वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल इन द डायरेक्शन ऑफ laminar flow is due to the fact that the direction after collision is are random। ओके, तो उसके बाद अब कोलिजन होगा तो क्या होगा, कोलिजन होने के कारण मॉलिक्यूल में कोलिजन होने के कारण वहाँ पे बढ़ेगी हमारी थर्मल एनर्जी। तो एज अ रिजल्ट इंक्रीज इन द थर्मल एनर्जी ऑफ द फ्लूइड, ओके, एट अ कॉस्ट ऑफ मैक्रोस्कोपिक काइनेटिक एनर्जी। ये किसके कारण होगा, जो भी आपकी थर्मल एनर्जी बढ़ रही है, ओके, एट अ कॉस्ट ऑफ व्हाट, माइक्रोस्कोपिक काइनेटिक एनर्जी। जो भी आप मैक्रोस्कोपिक काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या होगा कि आप बाहर से कोई जो भी काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो आपके प्लेट ए को, प्लेट वाई को, वो हो गई मैक्रोस्कोपिक काइनेटिक एनर्जी। तो आपने यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी दी, ओके, ये काइनेटिक एनर्जी जो है ये ट्रांसफ़र हो गई इन लेयर के बीच में, ओके, इन लेयर के बीच में। तो उसके कारण मॉलिक्यूल जो है इन लेयर्स के वो कोलाइड हुए और वहाँ पे फ्रिक्शन वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे टेम्परेचर मीन्स थर्मल एनर्जी जनरेट हुई, ओके, या थर्मल एनर्जी जनरेट हुई या फिर थर्मल एनर्जी रिलीज़ हुई, ओके। तो अगर थर्मल एनर्जी रिलीज़ हो रही है तो आपकी जो प्रोसेस है वो है डेसिपेटिव। ये जो प्रोसेस है ये है डेसिपेटिव प्रोसेस। डेसिपेटिव मीन्स ऐसी प्रोसेस जहाँ पे एनर्जी वेस्ट होती है, ओके, डेसिपेटिव मीन्स एनर्जी वेस्ट होती है वहाँ पर, ओके। तो जो भी एनर्जी वहाँ पे आप दे रहे हो आपकी लेयर वाई को, वो उसमें से वो एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है मॉलिक्यूल के बीच में, ओके, उसके कारण मॉलिक्यूल्स कोलाइड हो रहे हैं एक लेयर से दूसरे लेयर में जाने के कारण, जिसके कारण वहाँ पे थर्मल एनर्जी रिलीज़ हो रही है
मीन्स जो भी काइनेटिक एनर्जी दे रहे हो आप वो वेस्ट हो रही है इन द फॉर्म ऑफ थर्मल एनर्जी. दैट्स वाई दिस प्रोसेस इज डेसिपेटिव और फ्रिक्शनल. ओके, मोस्टली डेसिपेटिव प्रोसेस या फिर जो भी फ्रिक्शनल प्रोसेस जो होती है वो डेसिपेटिव ही होती है. ओके, फ्रिक्शन फोर्स में भी एनर्जी वेस्ट होती है इन द टर्म्स ऑफ थर्मल एनर्जी. In a liquid, there is an additional stronger interaction between the molecule in between the adjacent layer due to the intermolecular force. As a result, there is a transfer of momentum from faster moving layer to slower moving layer. This is the result into viscous drag. अब यही चीज़ जो पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं वही बोला है उन्होंने कि लिक्विड में क्या होता है कि वहाँ पे लेयर जो भी आपकी जो लेयर्स होती हैं मॉलिक्यूल्स की उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन होता है. तो जिसके कारण जब आपके जो मॉलिक्यूल हैं एक लेयर से दूसरे लेयर में जाते हैं तो वहाँ पे वो अपना मोमेंटम ट्रांसफ़र करते हैं जो जिसके वजह से हमें वहाँ पर विस्कस ड्रैग देखने को मिलता है. ओके, तो ये हो गया माइक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ विस्कोसिटी. अब नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी. ओके, कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है विस्कोसिटी के ऊपर. तो अब आपको भी पता है कि अगर मोस्टली फ्लूइड में जब विस्कोसिटी फ्लूइड में दो टाइप है, लिक्विड और हमारा गैस. तो अगर हमारे फ्लूइड अगर हमने लिक्विड लिया तो लिक्विड में अगर हमने लिक्विड का अगर टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या होगा. लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ा है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम हो जाएंगे. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम हुए तो वहाँ पे विस्कोसिटी भी कम होगी. तो देखते हैं यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड्स चेंजेस विद द चेंज इन इट्स टेम्परेचर. जो भी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है या फिर विस्कोसिटी है वो चेंज होता है फ्लूइड का जैसे ही उसका टेम्परेचर बदलता है. ओके, चेंजेस विद चेंज इन टेम्परेचर. फॉर मोस्ट ऑफ द लिक्विड कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी डिक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर. ओके, मैं ये पहले ही आपको बता दिया है मैंने कि हायर टेम्परेचर पे मॉलिक्यूल देखिए यहाँ पे दिया हुआ है. इट प्रॉबली डिपेंड ऑन द फैक्ट दैट हायर टेम्परेचर द मॉलिक्यूल आर फर्दर अपार्ट एंड कोहेसिव एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर देयरफॉर लेस इफेक्टिव. ओके, टेम्परेचर बढ़े तो मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर जाएंगे, उसके कारण कोहेसिव या फिर अधेसिव या फिर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होंगे, कम हो जाएंगे. ओके, द फोर्सेस आर लेस इफेक्टिव, उसके कारण वहाँ पे विस्कोसिटी कम हो जाएगी. वेयर एज अब गैसेस में थोड़ा सा डिफरेंट है. गैसेस में क्या होता है कि कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इंक्रीज होता है विद रिस्पेक्ट टू इंक्रीज इन टेम्परेचर. अगर गैसेस में क्या होता है, अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो वहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बढ़ता है. वो क्यों होता है कि एट हाई टेम्परेचर जो भी मॉलिक्यूल है हमारे गैस के वो बहुत फास्ट मूव होते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, तो वो बहुत ज़्यादा कोलाइड होते हैं एक दूसरे के साथ. तो बहुत ज़्यादा कोलाइड होने के कारण वहाँ पे इंटरनल फ्रिक्शन बढ़ जाता है. ओके, अब यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की अलग अलग वैल्यूज़ दी हुई है. जैसे कि एयर टेम्परेचर, एयर का टेम्परेचर अगर 0 है तो ये होगी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. ओके, और ये होगी 40 डिग्री पर. तो आप देख सकते हैं एयर इज़ नथिंग बट गैसेस. तो यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ने पर हमारी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बढ़ा है. वाटर में देखिए, वाटर में कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कम हुआ है एट 100 डिग्री सेल्सियस एज़ कम्पेयर टू 20 डिग्री सेल्सियस. और जो मशीन का जो ऑयल है उस वहाँ पे भी जो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है वो है कम हुआ है. ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो. थैंक यू. इसके बाद हम स्टोक्स थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे तो वो नेक्स्ट वीडियो में होगा. ओके, दैट्स इट.